बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर अगेन एक बड़ी ही बेसिक नेचर का लेक्चर है। हमारे वो स्टूडेंट्स जो अभी न्यू कमर्स हैं लिटरेचर की फील्ड में, और लिटरेचर उन्होंने अभी रिसेंटली पढ़ना शुरू किया है, और उनको अभी ये समझने में मुश्किल हो रही है कि यानरा क्या है और कितनी यानरा होती हैं लिटरेचर में, और यानरा की हम स्टडी कैसे करते हैं, और अगर हमने ये स्टडी शुरू करनी है तो हमें कहाँ से शुरू करनी है। इससे पहले एक वीडियो मैं इस पे दे चुका हूँ जिसमें हमने लिटरेरी यानरा पे ये डिस्कस किया था कि इंग्लिश लिटरेचर में हमारी यानरा एक्चुअली हैं कितनी, जिसमें सबसे पहली यानरा है हमारी है पोइट्री। आज मैं आपको इसमें पोइट्री के इंट्रोडक्शन और उसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगा। चलिए जी देखते हैं कि पोइट्री क्या चीज़ है। पोइट्री की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं। इनफैक्ट जितने पोइट्स जितने क्रिटिक्स उतनी डेफिनेशंस, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में हम ये कह लें, अगर हम बहुत मैं ब्रीफली आपको बताऊं तो पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी आर्ट दैट यूजेस रिदमिक, एस्थेटिक एंड ऑफन सिंबॉलिक लैंग्वेज टू कन्वे इमोशंस, आइडियाज़ और स्टोरीज। सो पहली चीज़ तो ये कि ये एक फॉर्म है लिटरेरी आर्ट की जिसमें हम रिदम यूज़ कर सकते हैं। एस्थेटिक हमारी जमालियाती हिस्स, हमारे जमालियाती जो एक कह लें कि टेस्ट है वो रिफ्लेक्ट होता है। सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज़ होती है, और मकसद क्या है सारे यूज़ करने का कि हमने अपने इमोशंस, आइडियाज़ या स्टोरीज़ को प्रेजेंट करना होता है अपनी ऑडियंस के सामने, अपने रीडर के सामने। सो इन शॉर्ट, अगर हम अपने आइडियाज़ को, अपने ख्यालात को, अपनी कहानी को, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं किसी रिदम की शक्ल में, थोड़ा सा हम उसमें जमालियाती टेस्ट शामिल करते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वो जो रिदमिक फॉर्म तैयार होती है दैट इज़ कॉल्ड पोइट्री। Unlike prose, poetry often relies on meter, rhyme, and specific structures to create an emotional or sensory impact. प्रोज में क्या होता है? प्रोज में आप बिल्कुल नैरेटिव, आप स्ट्रेट लाइन में लीनियर मूवमेंट आपकी होती है। आप जैसे आम स्ट्रक्चर में आप सेंटेंसेस बनाते हैं, एक सेंटेंस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और आप एक पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ के बाद फिर आप डिफरेंट पैराग्राफ्स बनाते हैं। आगे ये फर्दर डिवाइड हो सकती है प्रोज मुख्तलिफ टाइप्स में, लेकिन बहरहाल प्रोज जो है वो पैराग्राफ की शक्ल में मूव करती। पोइट्री में हम रिलाई करते हैं मीटर पे। मीटर का मतलब ये है फॉर बिगिनर्स कि मीटर जो है ये हम मैं अगर ब्रीफली बताऊं तो एक लाइन में हम कितने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो मीटर है। राइम है हमारी काफ़िया रदीफ उर्दू में जिसे कहते हैं राइम स्कीम, एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं अपनी इमोशनल और सेंसरी इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए। यानी पोइट्री में हमने अपने पढ़ने वालों के ऊपर एक इमोशनल या एक सेंसरी इम्पैक्ट डालना है अपनी लैंग्वेज के ज़रिए, अपने राइम के ज़रिए, मीटर के ज़रिए, और अपने जो एक रिदमिक और एस्थेटिक एक्सप्रेशन है उसकी मदद से। सो पोइम्स में एक्सप्लोर वेरियस सब्जेक्ट्स फ्रॉम लव एंड नेचर टू सोशल, पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स। पोइट्री की पोइम्स की बहुत सारी किस्में हो सकती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। देयर आर डजन्स ऑफ सब्जेक्ट, जैसे लव है, नेचर है, सोशल, पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल थीम्स हो सकते हैं। पोइट्री जो है इसकी एज फार एज थीम्स आर कंसर्न, इसकी बहुत सारी और भी टाइप्स हो सकती है जो हम इंशाल्लाह आगे जाके किसी वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली जो पोइट्री है दैट इज कॉल्ड नैरेटिव पोइट्री। अब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। नैरेटिव पोइट्री टेल्स अ स्टोरी एंड इंक्लूड्स कैरेक्टर्स, अ सेटिंग एंड अ प्लॉट। नैरेटिव पोइट्री नरेट की जाती है, जैसे कॉन्टीन्यूस राइटिंग है, एक कहानी है, उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, एक सेटिंग है, एक जगह है, एक प्लॉट है, सीक्वेंस है। तो नैरेटिव पोइट्री सीक्वेंस में कुछ कैरेक्टर्स की एक कहानी को बयान करने का नाम है। कॉमन टाइप्स इसमें आपके सामने दो बड़ी कॉमन टाइप्स है। एक तो एंशंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, दैट इज़ एपिक, लॉन्ग हीरोइक टेल्स ऑफन फीचरिंग ए प्रोटैगनिस्ट ग्रैंड जर्नी, फॉर एग्जांपल द ओडिसी। बाद में हम अभी पढ़ेंगे मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, होमर की, वर्जिल की। तो एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव होती है, हीरोइक टेल्स हैं, इसमें हीरोज़ की कहानियाँ हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस की कहानियाँ हैं, और ये लंबे जर्नी और लंबी जंगें और हज़ारों लाइंस की पर मुश्तमिल ये एक बुक होती है, एक सिंगल नज़म होती है, पोइम होती है, जिसको हम एपिक कहते हैं। सेकंड इसमें है बैलेड, ऑफन अ सॉन्ग लाइक नैरेटिव पोइम विद रेपिटेटिव स्ट्रक्चर एंड
राइम टेलिंग स्टोरीज ऑफ लव, ट्रेजेडी और हीरोइज्म। ये एक सॉन्ग की तरह होती है, रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, एक स्ट्रक्चर बार बार यूज़ होता है। राइम में स्टोरीज ऑफ लव, ट्रेजेडी एंड हीरोइज्म, ये बैलेड है। बैलेड को हम आमतौर पर गीत कहते हैं उर्दू में या हिंदी में। लिरिक पोइट्री हमारे पास दूसरी किस्म की पोइट्री है। मैं अभी आपके सामने ये जितनी भी टाइप्स बता रहा हूँ ये थोड़े ब्रीफ हैं, हम इसको फर्दर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी एग्जाम्पल समेत। सो सेकंड टाइप ऑफ पोइट्री इज लिरिक पोइट्री। नाउ लिरिक पोइट्री फोकसेस ऑन इमोशंस, थॉट्स इन पर्सनल एक्सप्रेशंस रादर देन स्टोरीज। अब ये सब्जेक्टिव आप कह लें, ये आपके पोइट के अपने इमोशंस, उसके थॉट्स और उसके पर्सनल एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड होती है। ये कहानियाँ नहीं होती हैं, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। इसमें आपके पास सोनेट आ जाती है, ओड आ जाती है एंड एलेजी। सोनेट हम जानते हैं 14 लाइन पोइम होती है विद स्पेसिफिक राइम स्कीम्स ऑफन एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लव। ये 14 लाइन्स की होती। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे सोनेट को। अगेन इसके दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, 8+6 लाइन्स या 12+2 लाइन्स। इसी तरह ओड जो है वो एक ये सेलिब्रेटरी और रिफ्लेक्टिव पोइम होती है, ऑफन एड्रेसिंग ए पर्सन और ऑब्जेक्ट। उर्दू में इसे हम गज़ल कहते हैं। ये किसी एक शख्स को, एक ऑब्जेक्ट को एड्रेस करके, उसको फोकस में ला के, उसको एड्रेस करके ये नज़म लिखी जाती है। आपके पास एलेजी है, मरसिया हम उर्दू में कहते हैं। रिफ्लेक्टिव पोइम मोर्निंग द लॉस ऑफ अ पर्सन, किसी के डेथ पे या किसी लॉस पे ये लिखा जाता है। तीसरी किस्म है हाइको पोइट्री। अब हाइको एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको किसी भी इंसान को जो पोइट्री में थोड़ा सा भी टेस्ट रखता है, हाइको का नाम ले तो फ़ौरन हमारे माइंड में जापानीज़ आ जाता है। सो ये एक जापानीज़ पोइट्री है। हाइको पोइट्री इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जापानीज़ पोइट्री कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ब्रेविटी एंड फोकस ऑन नेचर ऑन और मोमेंट्स ऑफ इनसाइट। जापानीज़ पोइट्री जिसमें ब्रेविटी बड़ी ब्रीफ है, प्रिसाइज होती है, गिनी चुनी लाइन्स होती हैं। एंड हाइको पोइट्री typically consists of 3 lines with a 5-7-5 syllable structure, though some contemporary haikus may vary slightly from this form. ज़्यादातर 3 लाइन की ये पोइट्री, यानी 3 लाइन इकट्ठी चलती हैं और 5-7-5 syllable structure इसका होता है। The goal of haiku is to capture a fleeting moment, often revealing a surprising or profound observation about the natural world or human experience. वही बात इंसानी एक्सपीरियंस की, नेचुरल वर्ल्ड की, गुजरते हुए लम्हे, कोई एक ख़ास तरह की ऑब्जर्वेशन, एक टिपिकल किस्म की जो फीलिंग है उसको प्रेजेंट करने का नाम हाइको पोइट्री है। अपने ख़ास स्ट्रक्चर के लिए ये मशहूर है और ओरिजिन इसका है जापान। एग्जाम्पल इसकी है मेट्सुओ बाशोज फेमस हाइको है, एन ओल्ड साइलेंट पॉन्ड, अ फॉग जम्प्स इनटू द पॉन्ड, स्प्लैश, साइलेंस अगेन। ये 3 लाइन है। इसी तरह this haiku captures a moment in nature, focusing on the sound and stillness, evoking simplicity and calm. तो ये an old silent pond, a frog jumps into the pond, splash, silence again, nature, sound, stillness, simplicity, calmness. यानी नेचर का ये थीम है, उसमें साउंड की का इमेज डाला गया है, स्टिलनेस का डाला गया है। मॉडर्न हाइको में एग्जाम्पल है विंटर मूनलाइट, a crow settles in the bare tree. This captures a cold, quiet winter scene with an image of a lone crow evoking feelings of stillness and solitude. ये भी एक कोल्ड नेचर की एग्जाम्पल है, विंटर की है, क्रो की है, आवाज़ है, स्टिलनेस और उसकी सॉलिट्यूड की बात है। और उस नेचर में क्रो की जो आवाज़ है वो किस तरह का इफ़ेक्ट पैदा करती है, लोन क्रो अकेला। तो ये एक मॉडर्न हाइको है। इससे पहले हमने एक फेमस हाइको, ये 2 एग्जांपल्स हमने पढ़ी। फ्री वर्स है चौथे नंबर पे आती है। फ्री वर्स इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री दैट डज नॉट एडहियर टू अ फिक्स्ड मीटर। इसके अल्फाज एक लाइन में जो हो सकते हैं वो फिक्स नहीं होते, राइम स्कीम ना फिक्स होती है और ट्रेडिशनल फॉर्म गिविंग द पोइट फ्लेक्सिबिलिटी टू राइट इन अ मोर नेचुरल फ्लोइंग वे। इसमें ना तो मीटर फिक्स होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन, ना राइम स्कीम फिक्स होगी, न ट्रेडिशनल फॉर्म होगी। पोइट के पास ऑप्शन होता है कि वो 3 अल्फाज का एक लाइन लिखे, आगे 6 या 8 लाइन्स की एक लाइन लिखे, आगे फिर एक छोटी लाइन लिखे बड़ी, यानी अपने थॉट को प्रेजेंट करने के लिए पोइट के पास फ्री वर्स में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अनलाइक स्ट्रक्चर्ड forms like sonnets or haikus, free verse allows poets to experiment with line breaks,
rhythm and structure, often mirroring the cadences of everyday speech. So everyday speech को अगर आप थोड़ा सा rhythmic form में लें तो ये आपकी free verse बन जाती है. This form is popular for its freedom and adaptability. जैसे बताया इसमें freedom है, adaptability, allowing poets to convey emotions, ideas and images in a highly personal way. अपने अंदाज में शायर जो है वो अपने ideas को, emotions और images को portray कर सकता है. इसकी examples में Walt Whitman की Leaves of Grass. Whitman is known as a pioneer of free verse, especially in his poem Song of Myself, which captures his thoughts on life, nature and identity in a fluid, expansive style. I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume, for every atom belonging to me as good belongs to you. Or फिर Langston Hughes की The Negro Speaks of Rivers. Hughes uses free verse to explore heritage and identity with rich imagery and a sense of historic depths. I have known rivers, ancient dusky rivers. My soul has grown deep like the rivers. Idea कन्वे देखिए इन दोनों में होगा. एक लाइन में 4 अल्फाज हैं, एक में 6 हैं, एक में 4 हैं, 3 हैं और जिधर 8 हैं. अल्फाज अलग अलग हैं, आइडिया कन्वे होता है और ये दोनों बड़े मास्टरपीसेस हैं और 2 बड़े पोइट्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, अमेरिकन हिस्ट्री के, वॉल्ट विटमैन एंड लैंगस्टन ह्यूज. यहाँ फ्री वर्स के साथ हमारा एंड होता है इस लेक्चर का. इस लेक्चर में हमने पोइट्री की सिर्फ 4 मेजर काइंड्स डिस्कस की. मैं डिलिबरेटली इन वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट बनाऊंगा ताकि आपको अलग अलग इनमें डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाए. आप इसमें हमने टाइप्स पढ़ी पोइट्री की बेसिक, इन टाइप्स के बारे में, पोइट्री के बारे में, एग्जाम्पल्स के बारे में कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट या क्वेश्चन कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.